वक्फ संशोधन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है, मगर इसी बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यानी नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी बैसाखी ने वक्फ कानून को लेकर एक गजब की टिप्पणी किया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को लेकर और नए वक्फ कानून को लेकर जो बयान दिया है उसे सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि भारत में नेता लोग आम जनमानस को किस लेवल का मूड समझते हैं और कितनी आसानी से बरगला के निकल जाते हैं। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, साथ ही चर्चा करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव न बन जाए। और कहावत है कि अंत भला तो सब भला, मगर अंत ही कहीं बुरा ना हो जाए। और बुरा करने की आशंका कहीं और से नहीं बल्कि वहीं से है जिसकी कुर्सी का एक पाया नीतीश कुमार थाम के खड़े हैं, वो भी उस वक्त में खड़े हैं जब खुद के पांव लड़खड़ा रहे हैं। जी हां, बिहार में चिराग पासवान की तरफ से जो ऐलान सामने आया है वो नीतीश कुमार की राजनीति के लिए उनके जीवन की सबसे खतरनाक घंटी बजा रहा है। और बात यहां तक पहुंच गई है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार की कुर्सी हड़प सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं? क्या चिराग के भीतर इतनी रोशनी हो गई है कि पूरे बिहार को प्रकाश दे सके? और यदि चिराग पासवान या गुजराती जोड़ी ऐसा कुछ करने का प्लान कर रही है तो बिहार में वोटों के लिहाज से कैसा गणित सेट होता है? चलिए इन्हीं मामलों पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो अपने इस चैनल को मजबूत करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सदस्य बन जाइए। यहाँ क्लिक करते ही आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं। एक कहावत है कि बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं दी जाती, क्योंकि ये काम बिल्ली की क्षमता से बाहर का है। दूसरों के आने से पहले ही बिल्ली खुद दूध को चट कर जाएगी। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संशोधन को लेकर एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है और ये जो नया वक्फ कानून बना है ये मुसलमानों के हित का है, फायदे का है, यदि इसे कायदे से इस्तेमाल किया गया तो। यानी मोदी सरकार का इस मामले पर समर्थन करते हुए चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि यह कानून मुसलमानों के हित का है, उनका हितैषी है, यदि इसे कायदे से इस्तेमाल किया गया तो। अब सवाल यह है कि क्या यह बिल्ली को दूध की रखवाली देने जैसा नहीं है? सोचिए, जिस नरेंद्र मोदी सत्ता के ऊपर ज्यादातर कानूनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगता है, जिस मोदी सत्ता ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी एजेंसियों का घोर दुरुपयोग किया, बार बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने लताड़ लगाया हो, जिस मोदी सत्ता में पुलवामा हमले को चुनाव के लिए भुनाया गया हो, पहलगाम हमले को लेकर घूम घूम के वोटों का माहौल बनाया गया हो, अपना चेहरा चमकाया गया हो, जिस मोदी सत्ता ने आपदा के भीतर अवसर ढूंढा और पीएम केयर फंड बना के करोड़ों अरबों रुपया जुटाया और हिसाब तक नहीं दिया, जिस मोदी सत्ता ने पारदर्शिता के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था बनाकर कानूनी ढंग से लूट मचाई, कथित धन उगाही की, जिस मोदी सत्ता के तमाम कार्यों को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अवैध और असंवैधानिक करार दिया, जिस मोदी सत्ता पर यूएपीए और आतंकवाद विरोधी कानूनों का लगातार दुरुपयोग करने का आरोप लगता रहा। यह सब कुछ रिकॉर्ड पर है, एक नहीं बल्कि दर्जनों मामले आपके सामने आए, दिन रात आते रहते हैं। जिस मोदी सत्ता ने केंद्रीय चुनाव आयोग, जिस पर महज 25 साल पहले देश की जनता आंख मूंद कर भरोसा करती थी, उस केंद्रीय चुनाव आयोग को केंचुआ बना दिया। जिस मोदी सत्ता के दौरान तमाम संवैधानिक संस्थाओं के रेंगने की कहानियां सामने आती हैं, जिस मोदी सत्ता में केंद्र और राज्य संबंधों का कबाड़ा हो गया, जिस मोदी सत्ता ने तमाम संवैधानिक पदों का छीछालेदर कर दिया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगातार लगता रहा, राज्यपालों को राजनीतिक एजेंट की तरह प्रयोग किया गया, जिस मोदी सत्ता के दौरान जजों को डराने धमकाने के आरोप लगते हैं, जो मोदी सत्ता जजों को ललचा करके अपने हक में फैसले लेने के आरोपी है, जिस सत्ता में पिछले 11 साल से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके छुट भैया नेता से लेकर मंत्री, विधायक और खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी, तमाम मुख्यमंत्री भी आए दिन जहर की उल्टियां करते हैं। और नेताओं को तो छोड़िए, जिस सत्ता के दौरान हाईकोर्ट में बैठा जज भी मुसलमानों के विरोध में बयान देता हो, उस सत्ता से चंद्रबाबू नायडू ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो वक्फ संशोधन कानून का कायदे से उपयोग करेगी। यानी जिस विचारधारा में लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, जमीन जिहाद, थूक जिहाद, मुत जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद के नाम पर, गौहत्या के नाम पर लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उस विचारधारा से चंद्रबाबू नायडू ये उम्मीद पाल कर बैठे हैं और चाहते हैं कि देश भी पाल ले कि वो लोग वक्फ संशोधन कानून यानी नए कानूनों का अच्छे से उपयोग करेंगे और मुसलमानों का हित करेंगे। जो मोदी सत्ता देश के अल्पसंख्यक वर्ग के शोधकर्ताओं को यानी पीएचडी करने वालों को वजीफा तक नहीं दे पा रही है और जानबूझकर नहीं दे रही है ताकि ये लोग पढ़ लिख न जाएं,
उससे क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस कानून का सदुपयोग करेगी? और यदि सदुपयोग ही करना था तो मिल बैठकर सबसे बातचीत करके सबकी रजामंदी से ये काम किया जा सकता था। फिर यह आरोप नहीं लगता कि जबरदस्ती कानून थोपा गया, बहुमत के दम पर कानून पास करा लिया गया। बहरहाल भारत में तो वही हाल हो चुका है कि जैसन लाल चार वैसन दचियार गह की। जनता और नेता दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ गई है, एक को झूठ बोल के बरगलाने की और दूसरे को झूठ सुनकर ताली बजाने की। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। चिराग पासवान नारा देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मगर हकीकत है परिवार फर्स्ट, अपनी कुर्सी फर्स्ट। चिराग पासवान की यही राजनीति है, लेकिन अब वो चिराग के बजाय आग का गोला बन जाना चाहते हैं। इसलिए बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि मोदी के मंत्री ने कह दिया है कि चिराग 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि बिहार की सभी 243 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेंगे। रामविलास पासवान के बेटे का दावा है कि वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ एनडीए को मजबूत करेंगे। तो सवाल यह है कि चिराग चाहते क्या है? क्या 5 लोकसभा सीटों वाली पार्टी इतनी सीटें जीत पाएगी कि चिराग सीएम बन जाए? क्या 6 से 8% का वोट सीएम बनाने के लिए काफी है, या फिर बिहार की गद्दी पर बैठने की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि मोदी की तरफ फेंका फेंकी करने में कोनो दिक्कत नहीं है? याद रखिए कि चिराग न तो नीतीश कुमार हैं और न ही लालू प्रसाद यादव। चिराग के पिता रामविलास पासवान को अपनी राजनीति की लिमिट मालूम थी, इसलिए केंद्र की राजनीति करते थे, राज्य में उतरे नहीं। मगर चिराग अपने पिता से आगे निकलना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या चिराग ऐसा कर पाएंगे? हालांकि एक बात तय है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे। तो क्या इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, या फिर चिराग की महत्वाकांक्षा अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को जला सकती है? क्योंकि 2024 में जेडीयू के साथ जुबानी जंग में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दोहराया था कि बीजेपी अटल जी का सपना पूरा करेगी और बिहार में बीजेपी का अपना सीएम होगा। राजनीति जबरदस्त है और बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा देता है, ये कहावत है। तो सवाल यह है कि चिराग में इतना दम है? साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने दिखा दिया था कि खेलब न खेलने देव, खेलबई बिगाड़ब। इसी के तर्ज पर उनके पास किसी की भी राजनीति खराब कर देने की ताकत है। साल 2020 में उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका तो जेडीयू की सीटें 71 से घटकर 43 हो गई। बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई और नीतीश कुमार जूनियर पार्टनर हो गए। सीएम की कुर्सी भी मोदी के रहमो करम पर निर्भर हो गई। इसलिए अब चिराग को कोई खारिज नहीं कर सकता और न ही कोई उन्हें इग्नोर कर सकता है। मगर सीएम पद पर चिराग का दावा नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। आखिर एक ही गठबंधन में 2 नेता सीएम बनने का दावा ठोंक दे तो ये नॉर्मल बात तो है नहीं। इसका मतलब है कि किसी न किसी ने चिंगारी लगाई है, तभी चिराग पासवान पूरी ताकत से सीएम बनने का दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि लोजपा का दायरा बढ़ाएंगे, जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। जबकि नीतीश कुमार के पास अति पिछड़ा, कुर्मी, कोयली और पसमानदा मुसलमानों का जबरदस्त समीकरण रहा है, लेकिन वक्फ कानून पर नीतीश के धोखे के बाद पसमानदा को नीतीश के साथ गिनना गलती होगी। दूसरी ओर लालू ने मुस्लिम यादव के दम पर MY समीकरण तैयार किया और बिहार में अपनी सियासत का लोहा मनवाया, लेकिन चिराग का वोट पासवान और कुछ अति पिछड़ा को मिलाकर 5 से 6% ही होता है। और बिहार का सीएम बनने के लिए कम से कम 60 से 70 सीटों का गणित तो होना ही चाहिए। एक जात के बजाय 36 बिरादरी का समीकरण होना चाहिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को 5% से ज्यादा वोट मिले, मगर जीत सिर्फ 21 सीट पर हुई। और लोजपा का सबसे शानदार प्रदर्शन साल 2005 में था, जब रामविलास पासवान की अगुवाई में पार्टी ने 29 सीटें जीती थी। तो सवाल यह है कि बीजेपी के गठबंधन में अगर चिराग को 30 से 35 सीटें मिली तो कितनी सीटों पर चिराग जीत पाएंगे? क्या 20-25 सीट लेकर वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? चिराग को पता है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो इस परफॉर्मेंस को डबल करना होगा, मगर बिहार में जाति का नया समीकरण बनाना आसान तो है नहीं। बिहार में दलितों की संख्या 19% के करीब है, जिसमें पासवान 5 से 6% के करीब है। और नीतीश कुमार ने दलितों में 21 उपजातियों को महादलित बनाकर अपने पाले में कर लिया। पासवान रामविलास पासवान के साथ रहे। चिराग को सीएम बनना है तो नीतीश के इस समीकरण को तोड़ना होगा। इसलिए जब चिराग पासवान कहते हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो साफ हो जाता है कि उनकी राजनीति दलितों को एनडीए के पाले में ज्यादा से ज्यादा एकजुट करने की है। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि चिराग 2020 की तरह नीतीश के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि तब चिराग के हाथ कुछ भी नहीं आया था। इसलिए गठबंधन जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने एनडीए के साथ 6 में से 5 सीटें जीती और ये चिराग की ताकत का सबूत है। लेकिन विधानसभा का चुनाव जरा अलग है। एनडीए में सीट बंटवारे का इतिहास देखें तो बीजेपी और जेडीयू कम से कम 100 सीटों पर लड़ने के मूड में है। फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है। तो चिराग को गठबंधन में 30 के करीब सीटें मिल सकती हैं, 5 ज्यादा 5 कम। और सीटों के बंटवारे से पहले चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और नीतीश ने चिराग की बात नहीं मानी तो फिर सत्ता की चाबी नीतीश के हाथ में चली जाएगी। सवाल यह है कि बीजेपी और नीतीश चिराग के आगे क्यों झुके?
2020 में नीतीश ने चिराग का नाटक देख लिया है और बीजेपी अब चिराग की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगी। तो चिराग के लिए सरेंडर के सिवाय कोई विकल्प नजर नहीं आता। मगर चिराग के सपने को सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम वोट की नाराजगी से है। वैसे खतरा तो नीतीश कुमार को भी है, बड़ा वाला। रामविलास पासवान ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद इस्तीफा देकर लोजपा की इमेज एक सेक्युलर पार्टी के तौर पर स्थापित कर दिया था। 17% मुस्लिमों वाले बिहार में रामविलास पासवान को समझ आ गया था कि मुस्लिम वोट के बिना राजनीति नहीं होगी। मगर वक्फ बिल पर जब मुस्लिमों ने चिराग से समर्थन मांगा तो चिराग मोदी की गोदी में जा बैठे और ओवैसी जैसे नेताओं ने खुलेआम धमकी दी कि बिहार चुनाव में नीतीश और चिराग को सबक सिखा देंगे। और जिस तरह से ओवैसी और आरजेडी के बीच गठबंधन की बातें हो रही हैं, चिराग का चैलेंज बहुत बढ़ गया है। बिहार में मुस्लिम वोट 45 से ज्यादा सीटों पर सीधे निर्णायक है और यह भी सच है कि 2020 में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को गया, 11% ओवैसी को और बाकी 12% में जेडीयू, बीजेपी, लोजपा और अन्य में बट गया। 2025 की स्थिति यह है कि पिछली बार ओवैसी और एनडीए को मिला वोट भी महागठबंधन के पक्ष में जोड़ लीजिए। अगर लालू और ओवैसी में बात बन गई तो सवाल यह है कि क्या ओवैसी और लालू हाथ मिला सकते हैं? तो जवाब है कि जब ओवैसी मोदी सत्ता को डिफेंड करने 7 समंदर पार जा सकते हैं तो फिर वक्त पर नीतीश और चिराग को सबक सिखाने के लिए लालू के साथ क्यों नहीं जा सकते? बिहार चुनाव में जुलाई और अगस्त का ही अंतर है। सितंबर में धुआंधार प्रचार शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में वोटिंग होती है, इसलिए बिहार में सियासी पारा हाई है। सवाल यह है कि चिराग के चालों के जवाब में नीतीश और बीजेपी की रणनीति क्या है? क्या 2025 का चुनाव नीतीश का आखिरी चुनाव साबित होगा? क्योंकि बीजेपी खुलकर नीतीश को सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं कर रही है और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने लिखा कि अगर बिहार में इस बार एनडीए को सत्ता मिली तो नीतीश को कुछ समय के लिए सीएम बनाया जाएगा और फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, अटल का सपना पूरा करना चाहेगी। सवाल यह है कि इसमें चिराग के लिए मौका है क्या? तो चर्चा यह भी है कि बीजेपी चिराग को तभी मुख्यमंत्री बनाएगी अगर वे अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दें। लेकिन चिराग की चाहत अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की है और बीजेपी की राजनीति साफ है कि वो दलितों को अपने पाले में रखना चाहती है और चिराग के जरिए 5 से 6% पासवान बीजेपी के साथ हैं। लेकिन महादलित और गैर पासवान दलितों को जोड़ने के लिए मोदी सत्ता ने जीतन राम मांझी पर भी दांव लगा रखा है। बिहार में दलितों की आबादी 19% है जो 30 से 35 सीटों पर निर्णायक है और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भी इस वोट बैंक को भुनाने में लगी है। पिछले 6 महीनों में राहुल गांधी ने बिहार को छान मारा है। पार्टी की कमान एक दलित के हाथ में है और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी रविदासिया दलित हैं। पार्टी की कोशिश दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट के दम पर 2020 के प्रदर्शन को पीछे छोड़ने का है। दरअसल कांग्रेस की नजर मांझी और नीतीश के वोट बैंक पर है। गया में राहुल गांधी का दशरथ मांझी के घर जाना ऐतिहासिक था क्योंकि कभी दशरथ मांझी पैदल इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे और आज का समय ऐसा है कि इंदिरा गांधी का पोता अपनी सियासत के लिए दशरथ मांझी को फूल चढ़ा रहा है। ये घटना हिंदुस्तान की सियासत में आए बदलाव की गवाह है। राहुल गांधी दशरथ मांझी के बेटे को पहले ही कांग्रेस में शामिल करा चुके हैं और माना जा रहा है कि उन्हें टिकट भी मिलेगा। वहीं जीतन राम मांझी गया से लोकसभा सांसद हैं और मुसहर वोट की राजनीति करते हैं जो महादलित कैटेगरी में आते हैं। कांग्रेस की नजर इस 3-4% वोट पर भी है। उधर राहुल गांधी नीतीश के गढ़ नालंदा का भी दौरा कर चुके हैं। कोशिश नीतीश के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की है। नालंदा के महत्व को ऐसे समझिए कि यह नीतीश कुमार का जिला है और उनकी राजनीतिक ताकत का प्रतीक भी है। जेडीयू सबसे ज्यादा मजबूत नालंदा में ही है जो पिछड़े और अति पिछड़े समाज का गढ़ है। बिहार में महागठबंधन का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले 2024 में बेहतर हुआ है। यूपी में तो दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के नाम पर समाजवादी पार्टी को गया। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि बिहार में दलितों का वोट कितना ताकतवर है, इसलिए वो सीधे टकराव की जगह चालाकी से काम लेती है और ये चाल है चिराग पासवान को सामने लाना। एक्सपर्ट ट्राइबल आर्मी ने लिखा है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो पूरे बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह सच्चाई नहीं बताई जा रही है कि वो पूरी तरह से बीजेपी और एनडीए के साथ खड़े हैं। उनका असली मकसद दलित समाज के वोटों को बांटना है ताकि दलित एकजुट न हो पाए और उनकी आवाज कमजोर कर दी जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई आप ही की भाषा, आप ही की पहचान लेकर आपके साथ धोखा करे। क्योंकि दलितों को आज अपना हक, अधिकार और संविधान खतरे में दिखता है तथा चिराग पासवान को अपनी राजनीति। तो दलित समाज क्या करेगा? रामविलास पासवान के बेटे को ताकत देकर मोदी को मजबूत करेगा या पार्टी का एजेंडा और नियत देखेगा? दलितों को यह समझना होगा कि उन्हें सिर्फ चेहरों के पीछे नहीं जाना है बल्कि यह देखना है कि असली एजेंडा और नियत क्या है। सवाल यह है कि क्या चिराग नीतीश का विकल्प बनना चाहते हैं? लेकिन
लेकिन नीतीश का विकल्प बनना इतना आसान भी नहीं है। नीतीश ने बिहार में विकास और अपने शासन की छवि बनाई है। उनकी सोशल इंजीनियरिंग ने उन्हें 36% ईबीसी और महादलितों का नेता बनाया है। चिराग के पास ऐसी अपील नहीं है, इसलिए वो सर्व समाज का नेता बनना चाहते हैं। चिराग की रैलियों में 36 बिरादरी की भीड़ इसका संकेत तो है, लेकिन संगठन की कमजोरी और मास अपील उनका माइनस पॉइंट भी है। चिराग को लोजपा के संगठन को पूरे बिहार में फैलाना होगा, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनाना होगा, तब जाकर उनका सपना मजबूत हो सकता है। इसलिए 243 सीटों पर लड़ने का उनका दावा सियासी दबाव की रणनीति ज्यादा लगता है। मतलब वो एनडीए में ज्यादा सीटें चाहते हैं और 2024 के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट ने उन्हें मोलभाव करने का पूरा मौका दिया है। लेकिन यह ऐलान दोधारी तलवार की तरह है। चिराग की हुंकार को ऐसे समझिए कि आरा और शाहाबाद का इलाका जेडीयू का कमजोर गढ़ माना जाता है। 2024 में इंडिया गठबंधन ने शाहाबाद और मगध के इलाके में ज्यादातर सीटें जीती। चिराग इस इलाके में नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। उनका दांव किंग मेकर बनने का है और यही उनका दांव दोधारी नजर आने लगता और यहीं पर उनका दांव दोधारी लगने लगता है। क्या चिराग नीतीश को नाराज करेंगे या उनके इलाके में सीटों पर दावा ठोकेंगे? चिराग समर्थकों को पता है कि 2020 की तरह बीजेपी गठबंधन और महागठबंधन के बीच सीटों का अंतर कम हुआ तो चिराग किंग मेकर बन जाएंगे। सत्ता की चाबी अपने आप ही चिराग के पास चली जाएगी और तब मोदी को चिराग के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और वीआईपी के मुकेश सहनी तो कह ही रहे हैं कि चिराग पासवान मोदी के साथ तभी तक हैं जब तक मोदी सत्ता में है, और चिराग बिहार की राजनीति करेंगे तो फिर मोदी के सत्ता में रहने और न रहने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि नीतीश को, जिनकी पूरी राजनीति बिहार में अपनी कुर्सी को बचाने की है। याद रखिए कि 2024 में मोदी के बैसाखियों पर आने के बाद चिराग ने कई मुद्दों पर खुलकर विरोध किया था। जाति जनगणना की मांग की थी और लेटरल एंट्री पर तो सीधे सुना दिया था, और तब अमित शाह को अपनी तिकड़म भिड़ानी पड़ी। चिराग के चचा को आगे लाना पड़ा था, तब जाकर चिराग चुप हुए। पशुपति पारस अब महागठबंधन के साथ हैं और ये भी चिराग के लिए चुनौती ही है। अपने चाचा पर निशाना साधते हुए चिराग ने आरा में कहा कि जिन लोगों को पिता की भूमिका निभानी थी उन्होंने चिराग को ही पार्टी से बाहर कर दिया। रामविलास पासवान के बेटे के लिए यह भी जरूरी है कि वो परिवारवाद से बाहर निकलें। 2024 के चुनाव में उन्होंने परिवार पर ही भरोसा जताया और उन पर रिश्तेदारों को टिकट देने का आरोप लगा। अरुण भारती, वीणा देवी और सांभवी चौधरी वो नाम हैं जो चिराग के परिवार के थे, मगर महागठबंधन की तरह चिराग को प्रशांत किशोर से भी सावधान रहना है। जन स्वराज की तैयारी नीतीश और तेजस्वी के वोट बैंक में सेंध लगाने की है तो दलितों से भी प्रशांत किशोर को परहेज नहीं है। उपचुनाव में जन स्वराज ने साबित कर दिया कि वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है और नीतीश को कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर बीजेपी के काम आ सकते हैं। होने को तो यह भी हो सकता है कि चिराग को आगे बढ़ाकर बीजेपी नीतीश को और मजबूर कर दे। क्या यही वजह है कि चिराग खुलकर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं? और जमाना जानता है कि सियासत में कुछ भी संभव है। अब सवाल यह है कि चिराग के मुकाबले को नीतीश क्या करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में उनका ही सब कुछ दांव पर लगा है। पहली बात तो यह कि नीतीश ईबीसी और महादलितों के अपने समीकरण को मजबूत करेंगे, ये उनका कोर वोट बैंक है। दूसरा कि अगर एनडीए में सीटों का बंटवारा ठीक नहीं हुआ तो नीतीश चिराग के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकते हैं, जैसा कि 2020 में हुआ। लेकिन सीटों का बंटवारा ठीक हुआ तो वे चिराग के साथ तालमेल बिठाएंगे, जैसा कि उन्होंने अब तक दिखाया है। और अंत में नीतीश बीजेपी को बताएंगे कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग के बिना एनडीए की जीत मुश्किल है। इसलिए चिराग की चालों को पढ़ते रहिए, लोजपा नेता के भाषण को समझते रहिए, क्योंकि मोदी का हनुमान इस बार किसकी लंका लगाएगा कोई नहीं जानता। हालांकि इशारा तो सबको मालूम है।